हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल क्विक बुक लर्नर। आई एम साक्षी और हम जो पढ़ रहे हैं वो एमपीपीसीएस प्रीलिम्स 2024 के लिए यूनिट 6 पढ़ रहे हैं, जिसमें हम मध्य प्रदेश और भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में देखेंगे। अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो भारत में कृषि से संबंधित टॉपिक को पढ़ रहे हैं और आज जो हम पढ़ेंगे वो कृषि से संबंधित विभिन्न क्रांतियों के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है ये जो हम पढ़ रहे हैं ये निर्माण आईएएस की बुक से पढ़ रहे हैं, तो आप चाहें तो उस बुक को भी प्रेफर कर सकते हैं या आप चाहें तो मेरे साथ पढ़ सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं कृषि से संबंधित विभिन्न क्रांतियों के बारे में। और अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। तो अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, हरित क्रांति के बारे में बात करते हैं। तो भारत के संदर्भ में हरित क्रांति का तात्पर्य 1966-67 में नई कृषि नीति में अपनाए गए अधिक उपज वाले, ध्यान रखना है हम हरित क्रांति के बारे में बात कर रहे हैं। तो हरित क्रांति का जो तात्पर्य है 1966-67 में नई कृषि नीति में अपनाए गए अधिक उपज वाले बीजों एवं बहुफसली कार्यक्रम के फलस्वरूप उत्पादन में तीव्र वृद्धि से है। सन 1968 में जब भारत में पहली बार 120 लाख टन गेहूं से 50 लाख टन की बढ़त से कुल 170 लाख टन गेहूं पैदा हुआ, तो अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर विलियम गॉड ने इस हरित क्रांति की संज्ञा प्रदान की। इसे क्या दिया? हरित क्रांति की संज्ञा प्रदान की। तो एक बार फिर देखते हैं कि सन 1968 में जब भारत में पहली बार 120 लाख टन गेहूँ से 50 लाख टन की बढ़त से कुल 170 लाख टन गेहूं पैदा हुआ, तो अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर विलियम गॉड ने इसे हरित क्रांति की संज्ञा प्रदान की। उक्त उपलब्धि 1960 के दशक के मध्य में मैक्सिको से लाए गए गेहूं के उन्नत बीजों से भारतीय कृषि वैज्ञानिकों ने ब्रीडिंग द्वारा नई नई गेहूं की अधिक उपज देने वाली प्रजातियां विकसित की, जिनकी प्रति हेक्टेयर उपज क्षमता 60 से 65 कुंटल प्रति हेक्टेयर थी। वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति का श्रेय जो है, हमें ध्यान रखना है, वैश्विक स्तर पर अगर हम बात करें तो हरित क्रांति का जो श्रेय है वो किसको जाता है? नोबेल पुरस्कार से सम्मानित एकमात्र कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को जाता है, जो कि अमेरिका से है। इसके बाद भारतीय परिप्रेक्ष्य में हरित क्रांति का श्रेय जो है वो किसको, भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में जो हरित क्रांति का श्रेय है वो किसको जाता है? तो डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को दिया जाता है। हरित क्रांति का प्रभाव संपूर्ण भारत में ना होकर कुछ क्षेत्र विशेष था। ध्यान रखना है, कभी स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान रखना है कि जो हरित क्रांति का प्रभाव था वो संपूर्ण भारत में ना होकर कुछ क्षेत्र विशेष जैसे पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, नगर आदि तक क्या था? सीमित रह गया। इसके बाद अब हम बात करते हैं हरित क्रांति 2 प्रारंभ कब हुआ? तो अप्रैल 2006 में। इसका उद्देश्य कृषि उत्पादन को वर्ष 2015 तक दोगुना करना था। इसके बाद अब हम बात करते हैं श्वेत क्रांति के बारे में। श्वेत क्रांति की भारत में शुरुआत 1964-65 में सघन पशु विकास कार्यक्रम के अंतर्गत दूध के क्षेत्र में क्रांति उत्पन्न करके उत्पादकता बढ़ाने के लिए शुरू की गई थी। तो श्वेत क्रांति की भारत में शुरुआत 1964-65 में सघन पशु विकास कार्यक्रम के अंतर्गत दूध के क्षेत्र में क्रांति उत्पन्न करके उत्पादकता बढ़ाने के लिए शुरू की गई थी। इसकी गति और अधिक त्वरित करने के उद्देश्य से 1970 में ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था, जिसके सूत्रधार कौन थे? डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे। तो अगर हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन फ्लड कब लाया गया, ऑपरेशन फ्लड 1970 में लाया गया। सूत्रधार कौन थे? डॉक्टर वर्गीस कुरियन रहे। 3 चरणों में संपन्न ऑपरेशन फ्लड का पहला चरण 1970 से 78, दूसरा चरण 1978 से 85 और तीसरा चरण 1985 से 95 तक चलाया गया। गुजरात के आनंद में स्थित अमूल डेयरी तथा राजस्थान की सरस डेयरी श्वेत क्रांति में आत्मनिर्भरता के जो हैं ये क्या हैं? उत्कृष्ट उदाहरण हैं। तो गुजरात के आनंद में स्थित अमूल डेयरी तथा राजस्थान की सरस डेयरी जो है ये श्वेत क्रांति में आत्मनिर्भरता के क्या हैं? उत्कृष्ट उदाहरण हैं। अब हम बात करते हैं पीली क्रांति के बारे में। तो खाद्य तेलों तथा तिलहन फसलों के उत्पादन हेतु अनुसंधान तथा विकास की रणनीति को पीली क्रांति कहा जाता है। तो पीली क्रांति का संबंध किससे? खाद्य तेल तथा तिलहन फसलों से। तिलहन फसलों में सरसों, तिल, सूरजमुखी, अरंडी, अलसी, मूंगफली, सोयाबीन आदि शामिल हैं। हरित क्रांति के दूसरे चरण के रूप में 1985-90 की पंचवर्षीय योजना में, ध्यान रखना है, 1985-90 की पंचवर्षीय योजना में पीली क्रांति को क्या किया गया था? पीली क्रांति को तिलहन फसलों में आत्मनिर्भरता के लिए शुरू किया गया था। भारत में पीली क्रांति के जो जनक हैं वो कौन है? तो भारत में जो पीली क्रांति के जनक हैं वो कौन है? तो ये सैम पित्रोदा हैं। भारत में राजस्थान सबसे अधिक तिलहन फसलों का उत्पादन करने वाला राज्य है। भारत में इन्हें सदाबहार फसलों के नाम से भी जाना जाता है। भारत में तिलहनी फसलें जो है उन्हें सदाबहार फसलों के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हमने किसके बारे में पढ़ा? पीली क्रांति
क्रांति से संबंधित चीज़ों के बारे में पढ़ा। अब हम बात करते हैं गोल क्रांति के बारे में। तो भारत में गोल क्रांति आलू के उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए शुरू की गई थी। तो गोल क्रांति का संबंध किससे है? आलू के उत्पादन से। देश में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला द्वारा इस क्षेत्र में शानदार कार्य किया गया। यहाँ विकसित प्रौद्योगिकियों एवं रोगरोधी किस्मों से भारत में आलू क्रांति क्या हो पाई है? सफल हो पाई है। उत्तर प्रदेश आलू के उत्पादन में अग्रणी है। वैश्विक स्तर पर भारत का आलू उत्पादन में दूसरा स्थान है। पहले नंबर पर कौन है? चीन है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला द्वारा विकसित आलू की सुप्रसिद्ध किस्में कौन कौन सी हैं? कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी ज्योति, कुफरी अलंकार, कुफरी लालिमा, कुफरी बादशाह, कुफरी स्वर्ण, कुफरी चिपसोना 1 व कुफरी चिपसोना 2। ये जो है ये क्या है? तो ये जो है आलू की सुप्रसिद्ध क्या है? किस्में हैं। और ध्यान रखना है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? शिमला में है। आलू के मामले में अग्रणी राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश है। इसके बाद भारत का आलू उत्पादन में दूसरा और प्रथम स्थान पर कौन है? चीन है। इसके बाद हम बात करते हैं नीली क्रांति के बारे में। तो नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य उत्पादन से। तो देश के मत्स्य उत्पादन में वृद्धि के लिए चलाई गई विशेष योजना जो है वो नीली क्रांति कहलाई। नीली क्रांति की शुरुआत वर्ष 1985-90 के मध्य हुई। भारत में नीली क्रांति के जनक के रूप में अरुण कृष्णन हीरालाल चौधरी को जाना जाता है। तो भारत में अगर हम बात करें तो नीली क्रांति के जनक के रूप में किसे? अरुण कृष्णन हीरालाल चौधरी को जाना जाता है। नीली क्रांति को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने फिश फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी की क्या की है? स्थापना की है। नीली क्रांति को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने फिश फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी की स्थापना की है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो भारत में मछली का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक राज्य करता है तथा केंद्रीय मछली अनुसंधान केंद्र की स्थापना मुंबई में की गई है। तो मछली का सर्वाधिक उत्पादन जो करता है वो कौन सा राज्य करता है? कर्नाटक राज्य करता है। और केंद्रीय मछली अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? मुंबई में की गई है। वैश्विक परिदृश्य में बात की जाए तो नीली क्रांति की शुरुआत चीन से मानी जाती है। चीन विश्व में सबसे अधिक मछली और अन्य समुद्री उत्पादों का क्या करता है? उत्पादन करता है। इसके बाद अब हम बात करते हैं गुलाबी क्रांति के बारे में। ध्यान रखना है गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा मछली और प्याज उत्पादन दोनों से ही माना जाता है। तो झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित इस मिश्रण के परिणाम स्वरूप झींगा मछली के उत्पादन एवं निर्यात में वृद्धि हुई, जिसे गुलाबी क्रांति की उपमा प्रदान की जाती है। भारत संसार का सबसे बड़ा झींगा मछली निर्यातक राष्ट्र है। ध्यातव्य है कि गुलाबी क्रांति का संबंध प्याज उत्पादन से भी है। इसके बाद अब हम बात करते हैं कृष्ण क्रांति के बारे में। तो पेट्रोलियम खनिज तेल, कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? पेट्रोलियम खनिज तेल की दिशा में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने के लिए कृष्ण क्रांति का सरकार का इरादा है। इसके लिए इथेनॉल का उत्पादन बढ़ाकर पेट्रोल में इथेनॉल का मिश्रण 10% तक बढ़ाने और बायोडीजल का उत्पादन करने का सरकार की क्या है? योजना है। इसके बाद हम बात करते हैं धूसर क्रांति के बारे में। धूसर क्रांति का संबंध किससे है? तो ये उर्वरक उत्पादन से है। किससे है? उर्वरक उत्पादन से संबंधित प्रमुख क्रांति है। इस क्रांति के फलस्वरूप वर्ष 2018-19 में देश में 27.3 मिलियन टन उर्वरकों की खपत थी, जो वर्ष 2019-20 में बढ़कर 29.3 मिलियन टन हो गई है। तो धूसर क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन से है। 2018-19 में देश में 27.3 मिलियन टन उर्वरकों की खपत थी, जो वर्ष 2019-20 में बढ़कर कितनी हो गई? 29.9 मिलियन टन हो गई है। इसके बाद रजत क्रांति के बारे में अगर हम देखें तो अंडे तथा मुर्गी पालन में बढ़ोतरी के लिए इस क्रांति की शुरुआत हुई। शीर्ष 4 अंडा उत्पादक राज्य हैं आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल। तो ध्यान रखना है रजत क्रांति का संबंध किससे है? अंडे तथा मुर्गी पालन से। शीर्ष 4 अंडा उत्पादक राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल। इसके बाद सुनहरी क्रांति के बारे में हम देखें। सुनहरी क्रांति का संबंध बागवानी उत्पादन में समग्र वृद्धि से है, विशेषकर सेब उत्पादन में। राष्ट्रीय बागवानी मिशन 2005-6 के तहत भारत में फल उत्पादन में वृद्धि के लिए यह क्रांति क्या की गई है? प्रारंभ की गई थी। इसके बाद अगर हम देखें तो इंद्रधनुष क्रांति क्या है? तो जुलाई 2000 में नई राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा में हरित, पीली, नीली, लाल, गुलाबी, भूरी और अन्य सभी क्रांतियों को मिलाकर इस क्रांति को शुरू किया गया। तो कब इंद्रधनुष क्रांति को शुरू किया गया? जुलाई 2000 में नई राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा में सभी क्रांतियों को मिलाकर इस क्रांति को क्या किया गया था? शुरू किया गया था। इसके बाद सदाबहार क्रांति, तो देश के सालाना खाद्यान्न उत्पादन को मौजूदा स्तर से दोगुना करके 4
420 मिलियन टन के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु प्रारंभ की गई कौन सी क्रांति? सदाबहार क्रांति। लाल क्रांति क्या है? तो लाल क्रांति में अगर हम देखें तो टमाटर और मांस के उत्पादन में वृद्धि के लिए लाल क्रांति की शुरुआत की गई। भारत में लाल क्रांति के जो जनक हैं वो कौन है? विशाल तिवारी हैं। देश में टमाटर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो कौन है? महाराष्ट्र है। और मांस का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो कौन है? उत्तर प्रदेश है। इसके बाद हम बात करते हैं भारत की अन्य कृषि क्रांतियों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं भूरी क्रांति के बारे में। कृषि उर्वरकों और रसायनों में आत्मनिर्भरता के लिए भूरी क्रांति की क्या की गई? शुरुआत की गई। हरित सोना क्रांति क्या है? पूर्वोत्तर भारत में बांस के उत्पादन में वृद्धि के लिए इसे शुरू किया गया। बांस के उत्पादन में वृद्धि के लिए कौन सी क्रांति? हरित सोना क्रांति शुरू की गई। बादामी क्रांति का संबंध किससे है? मसाला उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए बादामी क्रांति। बादामी क्रांति का संबंध मसाला उत्पादन से है। स्वर्ण रेशा क्रांति जूट उत्पादन से है। स्वर्ण रेशा क्रांति का संबंध किससे है? तो स्वर्ण रेशा क्रांति का संबंध जो है ये जूट उत्पादन से है। ग्रीन गोल्ड क्रांति का उत्पादन ग्रीन गोल्ड क्रांति जो है इसका संबंध चाय उत्पादन से है। तो ग्रीन गोल्ड क्रांति का संबंध चाय उत्पादन से है। इसके बाद व्हाइट गोल्ड क्रांति का संबंध किससे है? तो व्हाइट गोल्ड क्रांति का संबंध जो है ये कपास उत्पादन से है। सदाबहार क्रांति का संबंध किससे है? समग्र कृषि विकास में। सेफ्रॉन क्रांति का संबंध केसर से है। तो इस तरीके से हमने देखा क्रांतियों के बारे में, भारत की अन्य कृषि क्रांतियों के बारे में। भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक से, हरित सोना क्रांति का संबंध बांस से, बादामी का मसाला से, स्वर्ण रेशा का जूट से, ग्रीन गोल्ड का चाय उत्पादन से, व्हाइट गोल्ड का कॉटन से यानी कपास से, सदाबहार क्रांति का समग्र कृषि विकास से, सेफ्रॉन क्रांति का केसर उत्पादन से। उसके बाद अब हम बात करते हैं विभिन्न प्रकार की कृषि विधियों के बारे में। सेरीकल्चर क्या है? रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहते हैं। विटीकल्चर अंगूर की खेती को, ऑलरीकल्चर सब्जियों का उत्पादन, पॉमीकल्चर फलों का उत्पादन, हाइड्रोपोनिक्स जल में पौधों को उगाना, इसको क्या कहा जाता है? हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। इसके बाद एरोपोनिक्स तो पौधों को हवा में उगाना, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, हॉर्टिकल्चर जो है ये क्या है? बागवानी है। फ्लोरिकल्चर फूलों का उत्पादन, वर्मीकल्चर केचुआ पालन, पिसीकल्चर मत्स्य पालन, मॉरिकल्चर जो है ये रेशम कीट हेतु शहतूत उगाना। ध्यान रखना है हॉर्टिकल्चर का संबंध किससे? बागवानी से। बहुत लोग सब्जियों से समझ लेते हैं, सब्जियों का संबंध ऑलरीकल्चर से है। हॉर्टिकल्चर का संबंध बागवानी से। फ्लोरी का फूलों से, वर्मी का केचुआ पालन, पिसीकल्चर का मत्स्य पालन और मॉरिकल्चर का रेशम कीट के लिए शहतूत उगाना का संबंध जो है किससे है? मॉरिकल्चर से। इसके बाद अब हम बात करते हैं कृषि संबंधित विभिन्न सब्सिडी के बारे में। कृषि संबंधित विभिन्न सब्सिडी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रीन बॉक्स सब्सिडी के बारे में। इसमें सभी सरकारी व्यय तथा किसानों को दिए जाने वाले सभी प्रत्यक्ष आय सहायता कार्यक्रम शामिल किए जाते हैं जो उत्पादन या मूल्यों के वर्तमान स्तर से संबंधित नहीं हो। तो ग्रीन बॉक्स सब्सिडी में क्या क्या शामिल किया जाता है? तो सरकारी व्यय, किसानों को दिए जाने वाले सभी प्रत्यक्ष आय सहायता कार्यक्रम शामिल किए जाते हैं जो उत्पादन या मूल्यों के वर्तमान स्तर में संबंधित नहीं हो। यह न्यूनतम व्यापार विसंगठित उत्पन्न करती है। विश्व व्यापार संगठन द्वारा इस प्रकार की सब्सिडी पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। इसमें सभी सरकारी छूटें शामिल हैं जैसे पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम, शोध एवं अनुसंधान, कृषि पुनर्संरचना, खाद्य सुरक्षा के लिए भंडारण व्यवस्था, कीट एवं रोग नियंत्रण आदि। इसके बाद हम बात करते हैं अंबर बॉक्स सब्सिडी के बारे में। इसके अंतर्गत सरकार द्वारा दी जाने वाली सभी छूटें शामिल होती हैं जो उत्पादन में प्रत्यक्ष रूप से मदद करती हैं जैसे न्यूनतम समर्थन मूल्य, बिजली, सिंचाई, उर्वरक, कीटनाशक इत्यादि पर छूटें। इसके बाद हम बात करें तो विश्व व्यापार संगठन के अनुसार अंबर बॉक्स सब्सिडी कृषि उत्पादों के उत्पादन एवं व्यापार में विकृत या विसंगठित उत्पन्न करती है। विश्व व्यापार संगठन के प्रावधानों के अनुसार किसी सदस्य देश द्वारा इस प्रकार दी जाने वाली सब्सिडी को विकसित देशों के लिए 5% प्रतिवर्ष और विकासशील देशों के लिए 10% प्रतिवर्ष क्या किया गया है? निर्धारित किया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं ब्लू बॉक्स सब्सिडी के बारे में। जब अंबर बॉक्स सब्सिडी की शर्तों के साथ जब अंबर बॉक्स सब्सिडी को शर्तों के साथ लागू किया जाता है तो यह ब्लू बॉक्स सब्सिडी के नाम से जाना जाता है। यह सब्सिडी कृषि उत्पादों के व्यापार में विकृत या विसंगति में कमी लाने की शर्तों पर प्रदान की जाती है। तो ये जो सब्सिडी है कृषि उत्पादों के व्यापार में विकृति या विसंगति में कमी लाने की शर्तों पर क्या की जाती है? प्रदान की जाती है।
नेक्स्ट पॉइंट है कि इस प्रकार की छूटें किसानों को किसी विशेष उत्पादन स्तर को प्राप्त करने के लिए तथा प्रत्यक्ष भुगतान के रूप में सरकार द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत दी जाती है। अब हम बात करते हैं कृषि से संबंधित प्रौद्योगिकी के बारे में। नाम क्या है? पहला हम देखते हैं किसान ड्रोन। इसका प्रारंभ जनवरी 2022 में किया गया। विशेष क्या है इसके बारे में कि फसल मूल्यांकन, भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण, कीटनाशकों और पोषक तत्वों का क्या करते हैं, छिड़काव किया जाता है इसके थ्रू। तो किसान ड्रोन की शुरुआत जनवरी 2022 में फसल मूल्यांकन, भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण, कीटनाशकों एवं पोषक तत्वों का क्या किया जाता है, छिड़काव किया जाता है। किसान कॉल सेंटर के बारे में अगर हम देखें तो वर्ष 2004 में शुरू किया गया। नंबर क्या है? 1800-180-1551 के माध्यम से किसानों को कृषि से संबंधित सूचना प्रदान करना 22 भाषाओं में। साइबर फिजिकल सिस्टम क्या है? तो ICAR द्वारा विकसित किया गया है। खेती के व्यवहार या आत्मनिर्भर प्रतिस्पर्धी उद्यम बनाना। तो खेती को क्या करना? व्यवहार या आत्मनिर्भर और प्रतिस्पर्धी उद्यम बनाना। AI कंप्यूटर, उपग्रह चित्रण, सुपर कंप्यूटिंग का प्रयोग किया गया है। कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये बजट 2023-24 में इसकी घोषणा की गई। एग्री टेक इंडस्ट्री और कृषि स्टार्टअप के लिए वातावरण तैयार करना इसका उद्देश्य है। किसान पोर्टल वर्ष 2019 में शुरू किया गया, कृषकों को कृषिगत गतिविधियों की सूचनाएं प्रदान करने के लिए। राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल 13 जनवरी 2016 को शुरू किया गया, किसानों को फसल बीमा संबंधी जानकारी देने के लिए। किसान सुविधा ऐप 19 मार्च 2016 को शुरू किया गया। किसान जलवायु, कृषि आयाम, पौधा संरक्षण, कृषि विशेषज्ञ और जींसों के बाजार आदि के बारे में जानकारी उपलब्ध कराना इस ऐप का क्या है, काम है। किसान सुविधा ऐप शुरुआत कब हुई? 19 मार्च 2016 को। एग्री मार्केट ऐप वर्ष 2015 में शुरुआत हुई। किसान अपने पास के 50 किलोमीटर क्षेत्र में स्थित मंडियों में फसल मूल्य की जानकारी प्राप्त कर सकता है। इसके बाद पूसा कृषि मोबाइल ऐप, ये 21 मार्च 2016 को शुरू किया गया। प्रयोगशाला से खेत का सपना साकार करने के लिए लाया गया था। एग्री मार्केट ऐप का क्या काम था? वर्ष 2015 में लाया गया। किसान अपने आसपास के 50 किलोमीटर क्षेत्र में स्थित मंडियों में फसल मूल्य की जानकारी प्राप्त कर सके। किसान सुविधा ऐप 19 मार्च 2016 को लाया गया। किसान जलवायु, कृषि आयाम, पौधे संरक्षण, कृषि विशेषज्ञ और जींस के बाजार में जींस के बाजार आदि के बारे में जानकारी उपलब्ध कराना। राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल 13 जनवरी 2016 को शुरू किया गया। किसानों को फसल बीमा योजना संबंधी जानकारी देना। इसके बाद किसान पोर्टल वर्ष 2019 में शुरू किया गया। कृषकों को कृषिगत गतिविधियों की सूचनाएं प्रदान करने के लिए। कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये बजट 2023-24 में क्या किया गया था, घोषणा की गई थी। एग्रीटेक इंडस्ट्री और कृषि स्टार्टअप के लिए वातावरण तैयार करना। साइबर फिजिकल सिस्टम ICAR द्वारा विकसित है। खेती को व्यवहार, आत्मनिर्भर प्रतिस्पर्धी उद्यम बनाने क्या है इसका उद्देश्य है। और इसी तरीके से किसान कॉल सेंटर 2004 में शुरू किया गया और इसके माध्यम से किसानों को कृषि से संबंधित सूचना प्रदान करना। किसान ड्रोन जनवरी 2022 में फसल मूल्यांकन, भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण, कीटनाशकों एवं पोषक तत्वों का छिड़काव किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं भारत के कृषि से संबंधित संस्थान के बारे में। पहला संस्थान केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान, कहाँ पे है? श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला, हिमाचल प्रदेश में। भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल, हरियाणा में। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार, हरियाणा में। चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर, राजस्थान में है। केंद्रीय भेड़ और बैल अनुसंधान संस्थान अंबिकानगर, राजस्थान में है। टिड्डी चेतावनी केंद्र कहाँ है? जोधपुर, राजस्थान में है। राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड कहाँ है? आनंद, गुजरात में। केंद्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर, उत्तर प्रदेश में है। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। केंद्रीय पटसन व संबंधित रेशे अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक, ओडिशा में है। केंद्रीय शुष्क कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो हैदराबाद, तेलंगाना में है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंद्री, आंध्र प्रदेश में। भारतीय गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर, तमिलनाडु में है। और केंद्रीय कॉफी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? कुर्ग, कर्नाटक में है। इसके बाद अब हम बात करते हैं कृषि सहायक कार्यक्रम और योजना से संबंधित चीज़ों के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना।
प्रारंभ 1 दिसंबर 2018 को। उद्देश्य सभी भूमि धारक पात्र किसानों को निवेश व अन्य जरूरतों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। विशेष क्या है, प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की दर से सहायता करना, 2,000 रुपये की 3 किस्तों में। विश्व की सबसे बड़ी डीबीटी मतलब प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजनाओं में से ये एक है। तो अभी हमने किसके बारे में पढ़ा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में पढ़ा। इसके बाद अब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में अगर हम देखें तो प्रारंभ 13 जनवरी 2016 को हुआ। उद्देश्य कम प्रीमियम दर पर किसानों को संरक्षण प्रदान करना। खरीफ फसलों पर 2%, रबी फसलों पर 1.5% और बागवानी फसलों पर 5%। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब की गई, 13 जनवरी 2016 में। शामिल फसलें कौन सी हैं, तिलहन, वाणिज्यिक और बागवानी। प्रतिस्थापित योजनाएं, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना। ये क्या है, प्रतिस्थापित योजनाएं हैं। विशेष क्या है, एक मौसम एक दर का प्रावधान। किसान नामांकन मामले में दुनिया की सबसे बड़ी फसल योजना। बीमित राशि पर 25% का अग्रिम भुगतान का क्या है, प्रावधान है। इसके बाद अगली योजना हम देखते हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। प्रारंभ 2 जुलाई 2015 को। उद्देश्य क्या है, मानसून पर खेती की निर्भरता को कम करना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत 2 जुलाई 2015 में हुई। उद्देश्य मानसून पर खेती की निर्भरता को कम करना, हर खेत को पानी पहुंचाना। मंत्रालय कौन आता है, तो जल शक्ति मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय आते हैं। विशेष क्या है, योजना को वर्ष 2025-26 के लिए बढ़ा दिया गया। टैगलाइन क्या है, हर खेत को पानी, प्रतिबंधु अधिक उत्पादन। इसके बाद हम बात करते हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में। तो प्रारंभ 19 जनवरी 2015 को राजस्थान के सूरतगढ़ से हुआ। उद्देश्य किसान को उसके खेत की मृदा के पोषक तत्वों की जानकारी देना। नोडल एजेंसी कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग। इस योजना का क्रियान्वयन राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों की कृषि विभागों द्वारा किया जा रहा है। टैगलाइन क्या है, स्वस्थ धरा खेत हरा। विशेष क्या है, किसानों को प्रत्येक 3 वर्ष के लिए कार्ड जारी किया जाता है। प्रथम 3 वर्षों में 14 करोड़ किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद हम बात करते हैं परंपरागत कृषि योजना के बारे में। प्रारंभ दिसंबर 2015 को। उद्देश्य क्या था, जैविक कृषि को प्रोत्साहन करना। प्रावधान क्या क्या है, तो प्रावधान प्रत्येक क्लस्टर के लिए जैविक उत्पाद के संग्रहण, परिवहन और विपणन के लिए 1,20,000 रुपये की अधिकतम राशि सहायता प्रदान करना। क्लस्टर के प्रत्येक किसान को 31 वर्षों की अवधि हेतु प्रति हेक्टेयर 50,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करना। इसके बाद राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन। प्रारंभ 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। उद्देश्य कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर को स्थिर व सतत बनाए रखना। इसके बाद अगली योजना है प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, PM आशा जिसे कहते हैं। प्रारंभ वर्ष 2018 में। उद्देश्य क्या है, किसान उत्पादन का लाभप्रद मूल्य सुनिश्चित करना। दूसरा, फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को लागत से 1.5 गुना कर कृषकों को लाभ पहुंचाना। शामिल योजनाएं कौन सी हैं, तो मूल्य समर्थन योजना, मूल्य न्यूनता भुगतान योजना, निजी खरीद स्कॉटिस्ट और पायलट योजना। इसके बाद कृषि अवसंरचना निधि के बारे में अगर हम देखें, एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में देखें। प्रारंभ जुलाई 2020 में। उद्देश्य किसानों, कृषि उद्यमियों, कृषक उत्पादक संगठन, स्वयं सहायता समूह आदि को फसल कटाई के बाद प्रबंधन बुनियादी ढांचे तथा देश भर में सामुदायिक कृषि संपत्ति का निर्माण करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना। तो कृषि अवसंरचना निधि का प्रारंभ जुलाई 2020 में हुआ। उद्देश्य किसान, कृषि उद्यमियों, कृषक उत्पादक संगठन, स्वयं सहायता समूह आदि को फसल कटाई के बाद प्रबंधन बुनियादी ढांचे तथा देश भर में सामुदायिक कृषि संपत्ति का निर्माण करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना। विशेष क्या है, तो विशेष है कि जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, AIF जिसे कहते हैं, या जिसे हिंदी में कृषि अवसंरचना निधि कहते हैं, तो कृषि अवसंरचना निधि 3% ब्याज सब्सिडी के रूप में सहायता प्रदान करना और कृषि के आधुनिकीकरण में सहायता देना। इसके बाद अगला जो योजना है वो राष्ट्रीय बागवानी मिशन है। प्रारंभ 2005-06 में हुआ। उद्देश्य क्या है, भारत में समग्र रूप से बागवानी क्षेत्र का विकास करना। अब अगली योजना देखते हैं कृषि निर्यात नीति के बारे में। कृषि निर्यात नीति में अगर हम देखें तो
इसमें देखें, अगर हम इसके बाद इस मिशन को वित्तीय वर्ष 2014-15 में एकीकृत बागवानी विकास मिशन में क्या कर दिया गया है, सम्मिलित कर दिया गया है। अब हम बात करते हैं कृषि निर्यात नीति 2018 के बारे में। प्रारंभ वर्ष 2018 में, उद्देश्य वर्ष 2022 तक कृषकों की आय दोगुना करना। अगली जो है प्राधिकरण के बारे में देखते हैं, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के बारे में। तो कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की स्थापना 1985 में हुई। उद्देश्य अनुसूचित उत्पादों के निर्यात से संबद्ध उद्योगों का विकास करना। इसके बाद अगली योजना है पीएम सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना, जिसे पीएम एफएमई भी कहते हैं। इसका प्रारंभ कब हुआ, तो जून 2020 में। उद्देश्य सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के मध्य प्रतिस्पर्धा बढ़ाना। प्रावधान क्या है, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में उद्यमियों के लिए वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण संबंधी विभिन्न पहलू बनाना। पीएम कुसुम योजना के बारे में हम देखें तो प्रारंभ कब किया गया, मार्च 2019 में। उद्देश्य क्या है, कृषि क्षेत्र में सिंचाई हेतु सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना। प्रावधान सौर पंप और ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए सब्सिडी संबंधित। इसके बाद पीएम किसान मानधन योजना के बारे में अगर हम देखें, प्रारंभ कब हुआ, अगस्त 2019 में। उद्देश्य वृद्धावस्था के दौरान वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लघु और सीमांत किसानों हेतु स्वैच्छिक पेंशन योजना प्रदान करना। प्रावधान क्या है, 18 से 40 वर्ष की आयु के किसान स्वेच्छा से एक निश्चित मासिक राशि का योगदान कर इस पेंशन योजना का विकल्प चुन सकते हैं, और सरकार भी पेंशन फंड के में समान राशि का क्या करेगी, योगदान करेगी। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय कृषि बाजार के बारे में, जिसे ई-नैम भी कहते हैं, ENAM। प्रारंभ अप्रैल 2016 में। उद्देश्य क्या है, कृषि आधारित वस्तुओं हेतु एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाना। प्रावधान कृषि बाजारों को जोड़ने हेतु ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म तैयार करना। कृषि बाजारों को जोड़ने के लिए ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को क्या करना, तैयार करना। टैगलाइन क्या है, उत्तम फसल उत्तम इनाम। इसके बाद एक राष्ट्र एक बाजार कृषि विपणन सुधार के बारे में अगर हम देखें तो प्रारंभ कब हुआ, मई 2020 में। उद्देश्य कृषि वानिकी और खेत की मेड़ों पर वृक्षारोपण को बढ़ावा देना। प्रावधान किसानों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने संबंधी। इसके बाद अगली योजना हम देखते हैं पीएम मत्स्य संपदा योजना। प्रारंभ मई 2020। उद्देश्य मछली उत्पादन और मछुआरों की आय बढ़ाने हेतु जलीय कृषि और मत्स्य पालन को बढ़ावा देना। प्रावधान क्या है, अवसंरचना का विकास, आधुनिकीकरण और क्षमता निर्माण संबंधी। पीएम मत्स्य संपदा योजना का प्रारंभ कब हुआ, ध्यान रखना है, मई 2020 में। इसके बाद अगली योजना हम चलते हैं। अगली योजना हमारी जो है वो कौन सी है, रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना। प्रारंभ 3 जनवरी 2024 को हुआ। उद्देश्य मध्य प्रदेश के किसानों को मोटे अनाज की खेती हेतु प्रोत्साहित करना। प्रावधान क्या है, श्री अन्न कोदो कुटकी, रागी, ज्वार, बाजरा आदि के उत्पादन करने वाले किसानों को प्रति किलो 10 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। इसके बाद राष्ट्रीय किसान नीति 2007 में शुरू की गई। उद्देश्य क्या है, कृषि क्षेत्र को फिर से सशक्त करने और किसानों की आर्थिक दशा सुधारने के लिए। प्रावधान क्या क्या रखे गए थे, तो किसानों की आर्थिक दशा सुधारना, कृषि अवसंरचना की सुदृढ़ीकरण और बढ़ाना, सभी किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रदान किए जाएंगे, किसानों को मृदा स्वास्थ्य पासबुक जारी करना और एकीकृत कीट प्रबंधन प्रणाली को शुरू करना। इसके बाद हमारा अगला मिशन है राष्ट्रीय बांस मिशन। प्रारंभ कब हुआ, नवंबर 2004 में। उद्देश्य क्या है, देश में बांस का उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाना। भारत विश्व में बांस उत्पादन के मामले में दूसरा सबसे बड़ा क्या है, देश है, तो ध्यान रखना है बांस उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है, दूसरा सबसे बड़ा देश है। इसके बाद अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय किसान आयोग के बारे में। राष्ट्रीय किसान आयोग के बारे में देखें तो गठन फरवरी 2004 को डॉक्टर स्वामीनाथन को इसका प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था। तो डॉक्टर स्वामीनाथन को इसका क्या बनाया गया था, प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था। राष्ट्रीय किसान आयोग के बारे में बात कर रहे हैं, फरवरी 2004 में इसका गठन किया गया। उद्देश्य क्या है, भूमि, जल, पशुधन और जैव संसाधनों को सम्मिलित करते हुए परिसंपदा में सुधार तथा लाभकारी विपणन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। प्रावधान क्या क्या है, तो भारतीय व्यापार संगठन की स्थापना की जाए, ग्रामीण गैर आजीविका पहल आरंभ की जाए ताकि कृषि पर निर्भर काफ़ी व्यक्तियों को समाहित किया जा सके, कृषि को संविधान की समवर्ती सूची में लाया जाए और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और संप्रभुता बोर्ड का क्या किया जाए, गठन किया जाए।
इसके बाद हम देखते हैं किसान कॉल सेंटर या कृषि चैनल के बारे में। प्रारंभ 21 जनवरी 2004 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा। इसके बाद किसान क्रेडिट कार्ड योजना क्या है? तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो है इसका प्रारंभ अगस्त 1998 में किया गया। उद्देश्य क्या है? वाणिज्यिक, क्षेत्रीय, ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंकों से ऋण प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना का शुरू किया गया। इसका क्रियान्वयन 27 वाणिज्यिक बैंक, 368 जिला केंद्रीय सहकारी बैंक और 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के माध्यम से किया जा रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं ग्रामीण भंडारण योजना के बारे में। कृषिगत भंडारण विपणन संबंधी सुविधाओं की कमी के कारण देश में अनाज और फल सब्जी की बड़े पैमाने पर बर्बादी होती है। एक अनुमान के अनुसार देश में 1/3 फल सब्जी और 10 से 12% अनाज उपयुक्त भंडारण सुविधाओं के कारण नष्ट हो जाता है, जिसका कुल मूल्य लगभग 58,000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष है। भंडारण सुविधाओं की कमी के कारण किसानों को अपनी उपज स्थानीय साहूकारों को औने पौने दामों पर बेचनी पड़ती है। उन समस्याओं को दूर करने के लिए 2001-2 में ग्रामीण भंडारण योजना की शुरुआत की गई। योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादों हेतु वैज्ञानिक भंडारण सुविधा का सृजन, कृषि उत्पादन के ग्रेडिंग, मानकीकरण, क्वालिटी नियंत्रण को बढ़ावा देना है। इसके बाद अगली योजना हमारी कौन सी है? समेकित तिलहन, दलहन, ऑयल पाम और मक्का योजना। इसी को आइसो पाम भी कहते हैं। सरकार दलहन, तिलहन, मक्का, पाम ऑयल के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए आइसो पाम नामक योजना, कौन सी योजना? आइसो पाम नामक। क्वेश्चन पूछ सकता है कि आइसो पाम में क्या क्या है, तो समेकित तिलहन है, दलहन है, ऑयल पाम और मक्का योजना। तो आइसो पाम नामक योजना का क्रियान्वयन कर रही है ताकि फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित मिले। योजना के तहत किसानों को उन फसलों के प्रमाणिक बीज का उत्पादन और वितरण, खरपतवार नाशकों का वितरण, राइजोबियम कल्चर, छिड़काव यंत्रों आदि के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके बाद अगली योजना हम देखते हैं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। प्रारंभ 2007 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16 अगस्त 2007 को आयोजित अपनी बैठक में 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 25,000 करोड़ रुपए के परिव्यय से कृषि और सहायक क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को क्या दी है? स्वीकृति दी है। अगली योजना है राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम यानी नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना 1963 में हुई। उद्देश्य क्या है? तो सहकारी समितियों के माध्यम से कृषि वस्तुओं के उत्पादन, भंडार तथा विपणन संबंधी कार्यक्रमों को आयोजित तथा प्रवर्तित करना। तो राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के बारे में पढ़ रहे हैं। इसकी स्थापना 1963 में हुई। उद्देश्य क्या है? सहकारी समितियों के माध्यम से कृषि वस्तुओं के उत्पादन, भंडार और विपणन संबंधी कार्यक्रमों को आयोजित तथा प्रवर्तित करना। इसके बाद हम बात करते हैं विशेष कृषि उपज योजना के बारे में, जिसका प्रारंभ 2004 में हुआ। उद्देश्य फल, वनस्पति, फूल, लघु वानिकी उत्पाद और उनके मूल्य वर्धित उत्पादों को, इन उत्पादों के निर्यातकों को प्रोत्साहन प्रदान कर बढ़ावा देना। इसका उल्लेख आयात निर्यात नीति 2004 से 2009 में किया गया। तो ध्यान रखना है, विशेष कृषि उपज योजना की बात हमने की है कि प्रारंभ 2004 में हुआ। उद्देश्य फल, वनस्पतियों, फूलों, लघु वानिकी उत्पाद और उनके मूल्य वर्धित उत्पादों को, इन उत्पादों के निर्यातकों को प्रोत्साहन प्रदान कर बढ़ावा देना। इसका उल्लेख आयात निर्यात नीति 2004 से 2009 में किया गया। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय कृषि नवीनीकरण परियोजना के बारे में, जिसका प्रारंभ 26 जुलाई 2006 को हुआ। उद्देश्य कृषि विकास दर को फिर से तेज करने और नए जमाने की तकनीकों के जरिए कृषि का काया पलट करने के लिए इसकी शुरुआत की गई। लगभग 1,170 करोड़ रुपए की इस परियोजना में 80% निवेश विश्व बैंक की तरफ से किया जाएगा। तो यहाँ पे राष्ट्रीय कृषि नवीनीकरण की परियोजना की हमने बात की, जिसका प्रारंभ 26 जुलाई 2006 को हुआ। उद्देश्य क्या है? कृषि विकास दर को फिर से तेज करने और नए जमाने की तकनीक के जरिए कृषि का काया पलट करने के लिए इसकी शुरुआत की गई। लगभग 1,170 करोड़ रुपए की इस परियोजना में 80% निवेश जो है वो किसके द्वारा? विश्व बैंक की तरफ से किया जाएगा। अब हम बात करते हैं मेगा फूड पार्क के बारे में। मेगा फूड पार्क के बारे में अगर हम देखें तो उद्देश्य क्या है? मेगा फूड पार्क स्कीम का किसानों, प्रसंस्करणकर्ताओं तथा खुदरा विक्रेताओं को एक साथ लाते हुए कृषि उत्पादन को बाजार से जोड़ने के लिए एक तंत्र उपलब्ध कराना। मेगा फूड पार्क स्कीम क्लस्टर दृष्टिकोण पर आधारित है। अब तक 42 फूड पार्कों को मंजूरी मिली है, जिसमें से 24 मेगा फूड पार्क जो हैं वो कार्यशील हो चुके हैं। श्रेणी मेगा फूड पार्क
आंध्र प्रदेश देश का पहला मेगा फूड पार्क है। श्रीनी मेगा फूड पार्क जो है आंध्र प्रदेश का देश का पहला क्या है, मेगा फूड पार्क है। इसके बाद अब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के बारे में। वर्ष 2016 में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के द्वारा कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर विकास के लिए इस योजना को शुरू किया गया। इस योजना को 2016 से 20 की अवधि के लिए रुपए 6,000 करोड़ के आवंटन के साथ लागू करने का प्रस्ताव था। उद्देश्य क्या है, प्रसंस्करण का आधुनिकीकरण करना और कृषि के दौरान संसाधनों के होने वाले अनावश्यक नुकसान को क्या करना, कम करना। तो हमने किसके बारे में बात की, हमने प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के बारे में बात की। इस योजना को 2016 से 20 की अवधि के लिए 6,000 करोड़ के आवंटन के साथ लागू करने का प्रस्ताव था। उद्देश्य क्या था, प्रसंस्करण का आधुनिकीकरण करना और कृषि के दौरान संसाधनों के होने वाले अनावश्यक नुकसान को कम करना। हरियाली योजना के बारे में देखते हैं। जनवरी 2003 में प्रारंभ तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा। उद्देश्य जल संग्रहण योजनाओं का क्रियान्वयन, वर्षा जल का संचयन, पेयजल समस्या का निवारण, सिंचाई हेतु जल की व्यवस्था तथा वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देना। इसके बाद अगली योजना है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। प्रारंभ वर्ष 2007-8 रबी सीजन से शुरू हुआ था, जिसमें वर्ष 2011-12 तक गेहूं, चावल, दलहन फसलें शामिल थी। वर्तमान में आच्छादित फसलें कौन सी, चावल, गेहूं, दलहन, मोटे अनाज, वाणिज्यिक फसलें। तो अगर हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की, तो प्रारंभ कब हुआ, 2007-8 में रबी सीजन से, जिसमें वर्ष 2011-12 तक गेहूं, चावल, दलहन फसलें शामिल थी। वर्तमान में आच्छादित फसलें कौन कौन सी हैं, तो चावल, गेहूं, दलहन, मोटे अनाज और वाणिज्यिक फसलें। इसके बाद हम बात करते हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के बारे में। खाद्य एवं पोषाहार सुरक्षा प्रदान किए जाने के उद्देश्य से 10 सितंबर 2013 को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अधिसूचित किया गया था। इस अधिनियम में 75% ग्रामीण आबादी और 50% शहरी आबादी को लाभान्वित किए जाने का प्रावधान है। प्राथमिकता प्राप्त परिवारों के लिए प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम खाद्यान्न और अंत्योदय अन्न योजना के तहत परिवारों के लिए 3 रुपये प्रति किलोग्राम चावल, 2 रुपये प्रति किलोग्राम गेहूं और 1 रुपये प्रति किलोग्राम मोटे अनाज की आर्थिक सहायता पर प्रत्येक परिवार 35 किलोग्राम का क्या है, हकदार है। सर्वप्रथम नवंबर 2016 में केरल व तमिलनाडु द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को लागू किया गया। ध्यान रखना है कि सबसे पहले 2016 में केरल और तमिलनाडु द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को लागू किया गया। वर्तमान में इस अधिनियम के अंतर्गत कुल 81.34 करोड़ लोग आच्छादित हैं। गर्भवती महिलाएं गर्भावस्था के दौरान और बच्चे के जन्म के पश्चात 6 माह स्तनपान कराने तक कम से कम 6,000 रुपये का मातृत्व लाभ प्राप्त करने की हकदार होंगी। इसके अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम को खाद्य सब्सिडी के रूप में वर्ष 2023-24 के लिए कितने रुपए का आवंटन किया गया है, तो 1,75,148.48 करोड़ रुपए का क्या किया गया है, आवंटन किया गया है। तो ध्यान रखना है कि इसके अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम को खाद्य सब्सिडी के रूप में वर्ष 2023-24 के लिए 1,75,148.48 करोड़ रुपए का क्या किया गया है, आवंटन किया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं कृषि से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। भारतीय कृषि का इतिहास पुस्तक 1757 से 1947 से MS रंधावा ने लिखी है। तो ध्यान रखना है कि भारतीय कृषि का इतिहास की जो पुस्तक है वो किसने लिखी है, MS रंधावा ने लिखी है। ट्रक कृषि किससे संबंधित है, तो ट्रक फार्मिंग का संबंध साग सब्जियों और फलों से संबंधित है। सुनहरे चावल में क्या होता है, तो विटामिन ए की प्रचुरता सृजित की गई है। सदाबहार क्रांति शब्द का प्रयोग जनवरी 2006 में MS स्वामीनाथन ने कृषि उत्पादन व उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए किया था। राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन 10वीं पंचवर्षीय योजना, राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन जो है ये 10वीं पंचवर्षीय योजना वर्ष 2002 से 7 में आरंभ किया गया। हैंड बुक ऑफ एग्रीकल्चर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा प्रकाशित होती है। हैंड बुक ऑफ एग्रीकल्चर जो है ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा प्रकाशित होती है। किसान दिवस 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस के दिन मनाया जाता है। किसान दिवस जो है वो 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस के दिन मनाया जाता है।
नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन, नेशनल मिशन ऑन माइक्रो इरिगेशन जो है ये जून 2010 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया है? जून 2010 में। दियारा कृषि में वर्षकालीन बाढ़ग्रस्त भूमि से वर्षा का पानी निकालने के पश्चात फसल की बुआई करना है। दियारा कृषि क्या है? वर्षाकालीन बाढ़ग्रस्त भूमि से वर्षा का पानी निकलने के पश्चात फसल की बुआई करना है। यह पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों की जाती है। सोपा द्वारा जारी खरीफ 2022 रिपोर्ट के अनुसार शीर्ष सोयाबीन वाले राज्य जो है वो कौन? मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र। पहली राष्ट्रीय कृषि नीति 28 जुलाई 2000 को घोषणा। तो पहली राष्ट्रीय कृषि नीति की जो घोषणा की गई थी ये कब की गई थी? तो 28 जुलाई 2000 को। और ध्यान रखना है सोपा में, अगर सोपा द्वारा जारी खरीफ 2022 रिपोर्ट के अनुसार शीर्ष क्षेत्रफल वाले सोयाबीन जो मतलब सोयाबीन उत्पादक राज्य में जो आते हैं वो कौन है? मध्य प्रदेश। और दूसरे नंबर पर कौन है? महाराष्ट्र है। इसके बाद इसका लक्ष्य कृषि क्षेत्र में प्रतिवर्ष 4% से अधिक की विकास दर हासिल करना है। जो पहली राष्ट्रीय कृषि नीति थी उसके तहत क्या किया गया था? इसने क्या लक्ष्य निर्धारित किया था कि कृषि क्षेत्र में प्रतिवर्ष 4% से अधिक की विकास दर को हासिल करना है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय के 2014 के अनुमान अनुसार ग्रामीण परिवारों में कृषि में विनियोजित ग्रामीण परिवारों का 57.8% है। भारत में वाणिज्यिक बैंकों की कृषि तथा सहबद्ध गतिविधियों में ऋण के वितरण में सबसे अधिक हिस्सेदारी है। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय कहाँ है? लीमा, पेरू में। भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय जो है ये पतंगनगर, उत्तराखंड में है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम 21 अगस्त 2008 से क्या किया गया? प्रारंभ किया गया। राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम का प्रारंभ 21 अगस्त 2008 से। भारत में फसल बीमा हेतु प्रथम प्रयास 1 अप्रैल 1985 को खरीफ फसल के दौरान किया गया। भारत में फसल बीमा का प्रथम प्रयास जो था, फसल बीमा हेतु प्रथम प्रयास 1 अप्रैल 1985 को खरीफ फसल के दौरान किया गया, जब भारत सरकार द्वारा व्यापक फसल बीमा योजना का शुभारंभ किया गया। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 चतुर्थ अग्रिम अनुमान में भारत में गेहूं का कुल उत्पादन 109.5 मिलियन टन है। वर्ष 2022-23 में गेहूं का उत्पादन लगभग 112.18 मिलियन टन अनुमानित है। ताज निकलने की अवस्था गेहूं की सिंचाई हेतु क्रांतिक अवस्था है। ध्यान रखना है, ताज निकलने की जो अवस्था है ये गेहूं की सिंचाई हेतु क्रांतिक अवस्था है। पी सेनगुप्ता तथा तो हमने क्या देखा? हमने देखा पी सेनगुप्ता तथा जी सदाशिव जो थे ने भारत में चार सम कृषि क्षेत्रों, 11 मध्यवर्ती क्षेत्रों तथा 60 सूक्ष्म क्षेत्रों में विभाजित किया। तो पी सेनगुप्ता तथा जी सदाशिव ने भारत में 4 सम कृषि क्षेत्र, 11 मध्यवर्ती क्षेत्र और 60 सूक्ष्म क्षेत्रों में कृषि क्षेत्र को क्या किया? विभाजित किया। कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना 10 जुलाई 2001 को लाई गई। कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना 10 जुलाई 2001 को लाई गई। लघु कृषक विकास एजेंसी प्रोग्राम वर्ष 1971 में आरंभ की गई थी। यह कार्यक्रम छोटे और सीमांत किसानों के लिए आरंभ किया गया था। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमने जितना भी फैक्ट था भारत में कृषि से संबंधित उन सभी चीज़ों को कंप्लीट किया। अब बारी है हमारी एमसीक्यू सॉल्व करने की। तो चलिए देखते हैं एमसीक्यूज़ को। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है भारत में कृषि को समझा जाता है। तो भारत में कृषि को क्या समझा जाता है? तो भारत में कृषि को जीविका और उपार्जन का साधन समझा जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उपाय कृषि संरचना को कृषि विकास के लिए प्रेरक बनाने हेतु अपनाया गया है? तो क्या प्रेरक बनाने के लिए अपनाया गया है? तो मध्यस्थों की समाप्ति, भूधृति सुधार, जोतों की हदबंदी और ये सभी। तो ये सभी इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा? तो भारतीय कृषि का जो इतिहास है वो किसने लिखा था? तो एम.एस. रंधावा ने लिखा था। किसने लिखा था? एम.एस. रंधावा ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कृषि उत्पादों की मांग पाई जाती है। तो कृषि उत्पादों की जो मांग है वो कैसी पाई जाती है? तो ये लोचहीन पाई जाती है। इसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व उसके निम्नांकित में से किस योगदान से जाना जाता है? तो कौन से योगदान से जाना जाता है? तो राष्ट्रीय आय तथा रोजगार, औद्योगिक विकास तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, खाद्यान्न आपूर्ति, उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? उपरोक्त सभी।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में धीमी कृषि विकास की गति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी कारण है? तो धीमी कृषि विकास की गति के लिए कौन सा कारण होगा इसमें? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ग्रामीण निर्धनता। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? तो प्राथमिक क्षेत्र क्या है? कृषि है। इसके बाद अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो निम्नलिखित में से कौन भारत में सहकारी कृषि के विचार का समर्थक नहीं था? तो कौन जो है वो सहकारी कृषि के विचार का समर्थक नहीं था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कौन नहीं था? तो चौधरी चरण सिंह जो थे वो नहीं थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सागरीय कृषि से आपका क्या अभिप्राय है? तो सागरीय कृषि से आपका क्या अभिप्राय है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी। यह मत्स्य पालन की एक विशिष्ट शाखा है। यह सागरी पौधों और जंतुओं की कृषि से संबद्ध है। यह उन जल स्थानों से संबंधित है जो ज्वार से प्रभावित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। इसके बाद क्वेश्चन है कि ट्रक कृषि संबंधित है। तो ट्रक कृषि किससे संबंधित है? तो ट्रक कृषि जो है ये साग सब्जी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, झूम है। तो झूम क्या है? तो झूम जो है वो एक प्रकार की कृषि की क्या है? पद्धति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? तो पर्यावरण संरक्षण में कौन सी प्रक्रिया सहायक है? तो जैविक खेती जो है ये पर्यावरण के संरक्षण में सहायक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसलें अधिकांशतः निर्वाह मूलक कृषि के अंतर्गत पैदा की जाती है? तो निर्वाह मूलक कृषि के अंतर्गत जो पैदा की जाती है वो कौन सी खेती है? मोटे अनाज तथा चावल। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस फसल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल है? तो सर्वाधिक क्षेत्रफल कौन सी खेती के अंतर्गत है? धान के अंतर्गत है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विश्व में धान उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान कौन सा है धान उत्पादन में? तो द्वितीय स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें धान की उत्पादकता जो है वो सर्वाधिक है? तो धान की उत्पादकता सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? पंजाब में है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनहरे चावल में प्रचुरता सृजित की जाती है किसकी? विटामिन ए की। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश दलहनी फसलों का मुख्य उत्पादक तथा उपभोक्ता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन एक उत्पाद सामान्यतः निर्यात नहीं किया जाता? तो क्या नहीं निर्यात किया जाता? दालें नहीं की जाती। भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? तो गेहूं उत्पादक राज्य में उत्तर प्रदेश का नाम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कपास उत्पादक राज्य में कौन आ जाता है? तो कपास उत्पादक राज्य में गुजरात आ जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की काली मिट्टी उत्पादन के लिए बहुत उपयुक्त होती है। तो काली मिट्टी उत्पादन के लिए बहुत उपयुक्त होती है, किस लिए? कपास की फसल के लिए बहुत ज़्यादा क्या होती है? उपयुक्त होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य कौन सा है? तो पटसन उत्पादक राज्य जो है ये कौन सा है? तो ये पश्चिम बंगाल है। इसके बाद विश्व के फल उत्पादन में भारत का योगदान कितना है? तो विश्व के फल उत्पादन में भारत का जो योगदान है वो कितना है? तो ये 10% है। इसके बाद भारत में मुख्य कृषि पदार्थ आयात मद है। तो आयात मद कौन होगा इसका? तो ये होगा खाने योग्य तेल। इसके बाद निर्यात हेतु आम की पसंदीदा प्रजाति है, तो कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अल्फांसो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में कौन इलायची एवं काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कौन? केरल। इसके बाद भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है। आवश्यकता से अधिक किसका उत्पादन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चाय का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। पहला है, विश्व में भारत एकमात्र देश है जो रेशम के ज्ञात सभी 5 व्यापारिक प्रकार का उत्पादन करता है। और दूसरा है, भारत विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो पहला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। इसका मतलब ऑप्शन ए जो है वो क्या है? करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय हरित क्रांति की जन्म स्थली है। तो भारतीय हरित क्रांति की जो जन्म स्थली है वो क्या है? पंतनगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो विश्व में पूछा गया है, तो इसका क्या हो जाएगा? नॉर्मन ई बोरलॉग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति की सफलता निम्नलिखित की उपलब्धता पर निर्भर है। तो हरित क्रांति की सफलता जो है वो किस पर निर्भर है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ये ऑप्शन डी होगा, बीजों की उच्च पैदावार, पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति से भारत के कौन से राज्य सर्वाधिक लाभान्वित हुए हैं? तो हरित क्रांति से भारत के कौन से राज्य सर्वाधिक लाभान्वित हुए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसमें पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है वो क्या है? करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप कौन सी थी? तो हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप जो थी वो कौन सी थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैक्सिकन गेहूं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है,
हरित क्रांति में अधिक उपज देने वाले उन्नत बीजों का प्रयोग हुआ है जिनके लिए आवश्यक है। तो जिनके लिए क्या आवश्यक है? अधिक उर्वरक तथा अधिक पानी। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति नई कृषि व्यूह रचना का परिणाम थी जो 20वीं सदी में प्रारंभ की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? छठे दशक के दौरान। कब? छठे दशक के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव महसूस किया गया। तो हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव जो है ये गेहूं के उत्पादन में किया गया। इसके बाद भारत में हरित क्रांति जब प्रारंभ हुई तो निम्नलिखित में से कौन इससे संबंधित नहीं था? तो कौन संबंधित नहीं था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा रफ़ी अहमद किदवई का संबंध किसी भी तरीके से हरित क्रांति से नहीं था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक 20वीं शताब्दी के 7वें दशक के अंतिम दौर की हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन करता है? तो कौन सा? बीज उर्वरक और जल तकनीकी। अगला क्वेश्चन है, नीचे लिखे कथनों पर विचार करें। कथन है, भारत में हरित क्रांति के फलस्वरूप खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि हुई। कारण, भारत में हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय असमानताओं में वृद्धि हुई। तो इसका 40 जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा कि ए और आर दोनों ही क्या है? सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। तो इस हिसाब से बी ऑप्शन जो है वो क्या है? बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो दिए गए कूट की सहायता से हरित क्रांति के घटक चुनिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो उच्च उत्पादन देने वाले किस्म के बीज, सिंचाई, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण सड़कें और विपणन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? उपरोक्त सभी। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी फसल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन से आच्छादित नहीं है? तो ये कौन सी फसल है जो नहीं आच्छादित है? तो ये जो है ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन से नहीं आच्छादित है। वो कौन है? मोटे अनाज। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति संबंधित है। तो किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। किससे? दुग्ध उत्पादन से। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड द्वितीय का निम्न में से किससे संबंध है? तो ऑपरेशन फ्लड द्वितीय का संबंध किससे है? दुग्ध आपूर्ति से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या भारत में नीली क्रांति से संबंधित है? तो नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य पालन से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली क्रांति संबंधित है। तो काली क्रांति किससे संबंधित है? कच्चा तेल उत्पादन से। पीली क्रांति संबंधित है किसके उत्पादन से? तो तिलहन से। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखते हैं तो पहले हमको बताना है कि धूसर क्रांति का संबंध किससे है। तो धूसर क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उर्वरक से। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? तो गुलाबी क्रांति का संबंध हो जाएगा किससे? प्याज से। रजत क्रांति का संबंध किससे है? तो अंडे से। और लाल क्रांति का संबंध किससे है? टमाटर और मांस उत्पादन से। तो इस हिसाब से जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर जो है इसमें क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर। ए का 4, बी का 1, सी का 3 और डी का 2। तो इस तरीके से बी ऑप्शन जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई गई। तो ये जो प्रयोग में लाई गई थी ये किसके द्वारा लाई गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा MS स्वामीनाथन द्वारा। किसके द्वारा? MS स्वामीनाथन द्वारा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण संबंधी संस्तुति करता है? तो कौन करता है ये संस्तुति? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कृषि लागत और कीमत आयोग। कृषि लागत और कीमत आयोग। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बनाए रखने और सुरक्षित भंडार के निर्माण के लिए जिन कीमतों पर सरकार खाद्यान्न खरीदती है तो वे क्या होते हैं? तो वे वसूली कीमतों के नाम से जानी जाती है। किसके नाम से जानी जाती है? वसूली कीमतों के नाम से जानी जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमत को निम्नलिखित में से कौन अनुमोदित करता है? तो कौन अनुमोदित करता है? आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति अनुमोदित करती है। कौन करती है? आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति क्या करती है? अनुमोदित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल के वर्षों में भारत में कृषि वित्त का सबसे बड़ा स्रोत निम्नांकित में से कौन सा एक है? तो सबसे बड़ा जो स्रोत है वो कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाणिज्यिक बैंक जो है ये क्या है? सबसे बड़े स्रोत हैं। निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अंशदान नहीं देता है? तो कौन है जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अंशदान नहीं देता? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निजी धन उधार देने का प्रचलन। अगला क्वेश्चन है, कृषि लागत और मूल्य आयोग के निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य हैं? तो कृषि मूल्यों का स्थिरीकरण, दूसरा है कृषकों के लिए सार्थक वास्तविक आय स्तरों का सुनिश्चय, तीसरा है लोक वितरण पद्धति के माध्यम से उपभोक्ताओं को आवश्यक कृषि विपणन उचित दरों पर उपलब्ध करवाकर उनके
के हितों की रक्षा, चौथा कृषकों के लिए अधिकतम मूल्य का सुनिश्चित। तो इन ऑप्शंस में जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन 1, 2 और 3 जो है ये क्या है, बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय बागवानी मिशन कब प्रारंभ किया गया। तो राष्ट्रीय बागवानी मिशन जो है ये कब प्रारंभ किया गया था, मई 2005 में प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का प्रारंभ हुआ था। तो कृषि बीमा योजना का प्रारंभ कब हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ष 1999-2000 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय बागवानी मिशन का उद्देश्य नहीं है। तो बागवानी मिशन का जो उद्देश्य नहीं है वो कौन सा, तो वित्तीय सहायता प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है उच्च उत्पादक किस्म के बीजों का वितरण, दूसरा सुधारीकृत उत्पादन तकनीक का निर्देशन, तीसरा साख सुविधाओं को सुदृढ़ करना और चौथा फसलों की नई विकसित किस्मों का प्रचार प्रसार करना। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का इस पर पूछा गया कि कौन सा उद्देश्य नहीं है, तो उद्देश्य जो नहीं है वो कौन है, साख सुविधाओं को सुदृढ़ करना। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत किस या किन वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ाने के लिए की गई थी। तो गेहूं, चावल, दालें, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था, 10वीं पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शिखर के स्तर के बैंक का नाम है। तो शिखर के स्तर का बैंक का क्या नाम है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय स्तर पर कृषि विपणन सहकारिता का शीर्ष संगठन है। तो शीर्ष संगठन कौन सा है, नेफेड है। कौन सा है, नेफेड है। इसके बाद इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, नेफेड। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होती है। तो हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर जो प्रकाशित होती है वो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से होती है। किससे, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से। इसके बाद अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान स्थित है। तो राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जो है वो कहाँ स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जयपुर में स्थित है। इसके बाद नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट स्थित है। ये कहाँ स्थित है, नैनीताल में स्थित है। कहाँ पे, नैनीताल में स्थित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, मैसूर में। अगला क्वेश्चन भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी। तो यहाँ पे भारत पे पूछ रहा है, तो भारत में प्रथम जो हुई थी वो कहाँ हुई थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कहाँ पर, पंतनगर में। इसके बाद भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है। तो ये कहाँ पर, भारतीय दलहन शोध संस्थान जो है इसका करेक्ट आंसर होगा ये कहाँ पर है, कानपुर में है। इसके बाद किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ कब किया गया था। तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना का जो प्रारंभ है ये कब किया गया था, तो ये वर्ष 1998 में किया गया था। कब किया गया था, वर्ष 1998 में। इसके बाद निम्न में से किस कृषि में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि दर जो है वो कैसी रही है, ऋणात्मक रही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, अगर हम बात कर रहे हैं वृद्धि दर ऋणात्मक रही है तो 2004 और 5 में। इसके बाद जेनेटिक उद्योग में सम्मिलित है। जेनेटिक उद्योग में क्या सम्मिलित है, तो जेनेटिक उद्योग में जो सम्मिलित है वो क्या है, कृषि। इसके बाद अगला क्वेश्चन है बुलक कैपिटलिस्ट यानी बैल पूंजीपति किसे कहा जाता है। तो ये किसे कहा जाता है, तो उन किसानों को जिनके पास कुछ साधन तो हो है पर धनाढ्य नहीं है, उन्हें क्या कहा जाता है, बुलक कैपिटलिस्ट कहा जाता है। उन किसानों को जिनके पास साधन तो है पर धनाढ्य नहीं है, उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें बुलक कैपिटलिस्ट कहा जाता है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स अगर हम देखें तो हमने सारे 73 क्वेश्चंस जो हमारे बुक में थे उन सभी को कंप्लीट किया और इस तरीके से हमारा भारतीय कृषि वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट सेशन में हम मध्य प्रदेश के सूक्ष्म लघु उद्योगों के बारे में पढ़ेंगे, MSME के बारे में पढ़ेंगे। तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।